माय डियर, वेलकम बैक टू नम्रता एकेडमी। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे और ये क्लास 2 है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। कल हमने सारी बातें कर ली थी और राजनीतिक कारण जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वो हमने ख़त्म कर लिया था। ये मैं अभी आपको बिहार बोर्ड के क्लास 10 के बुक से पढ़ा रही हूँ, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पर आपको थोड़ा सा विस्तार और पढ़ना है, लेकिन मेन प्रायोरिटी आपका बुक का ही माना जाएगा। जो बुक में जितने भी आपके डेट या ईस्वी दर्शाए गए हैं उसको याद रखना है। एक्स्ट्रा और भी आप बाहर से जान सकते हैं। तो बुक से ये जैसे ही ख़त्म हो जाएगा फिर मैं आपको अलग से भी कराऊंगी। जैसे कि मैंने कल बुक में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपको बताया था कि भारत में राष्ट्रीयता का जो कारण था, यानी राष्ट्रीयता का जो राष्ट्रीयता की जो भावना मन में जगी थी, इसके 4 कारण थे: आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। मैंने आपको राजनीतिक कारण बताया था, जिसमें कि मैंने 5-6 ईस्वी आपको बताया था। एक 1858 बताया था, महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा की थी। उसके बाद 1858 के बाद मैंने आपको 1878, 20 साल बाद, जो कि उस समय भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन थे, उन्होंने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसमें कि एक्ट पर किसी भी प्रकार के जो आप समझते हैं प्रेस, उस पर किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं लिख सकता, यानी कठोर प्रतिबंध प्रेस पर लगा दिया था। कल मैं के वीडियो मैंने डिटेल बताया है। उसके बाद मैंने 1879 बताया था आपको, जिसमें आर्म्स एक्ट पारित हुआ था। आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कोई भी भारतीय अपने घर में, अपने साथ, अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता है। जिस किसी भारतीय के हाथ में, घर में अस्त्र शस्त्र का पता चलेगा, हाथ में तो दिख ही जाएगा, लेकिन घर में भी अगर किसी पता चल गया तो उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाएगा और उसको सजा दी जाएगी। और उसके बाद मैंने आपको बताया था 1879 के बाद 1883 में इल्बर्ट बिल था। और इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था, इससे क्या हुआ था कि यूरोपीय व्यक्ति को भी, जो यूरोप के नागरिक थे उसको भी बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया था, मैंने बताया था, विशेषाधिकार जो यूरोप वासियों को था उसको समाप्त कर दिया गया था। तो 4 ईस्वी अभी तक में आपने देखा। उसके बाद मैंने बताया था 1899 में जो लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कोऑपरेशन एक्ट पारित किया था, जिसमें कि कलकत्ता में जो भी सदस्य निर्वाचित होते थे उसकी संख्या में कमी करके गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी करी हुई थी नगर पालिका के लिए। उसके बाद ये आपको मैंने 1858 से, और ये भी कल बताया था, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो 1858 से 1899 तक इतना मैंने बताया। और यही महत्वपूर्ण है। मैं जो एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ ना, बस मैंने पहले ही कहा था, मैं आपको याद करा दूंगी। कई वीडियो में इस चीज़ का मैं चर्चा करूँगी जिससे कि आपको याद हो जाए। और अभी आपके पास जो समय है वो यही है कि आपको जल्दी से जल्दी किसी न किसी तरह याद सब कुछ रहे। उसके बाद 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। फिर 1905 में बंगाल विभाजन की बात हुई थी। फिर 1911 में जो ब्रिटिश सरकार ने इसको रद्द किया था। किसको रद्द किया था? जो बंगाल विभाजन का जो था उसको रद्द किया था, वो बताया था मैंने। और ब्रिटिश सरकार ने, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन किया था। और रद्द किसने किया था? ब्रिटिश सरकार ने। मैंने आपको कल बताया था कि 1818 से 1600 ईस्वी से 1857 तक किस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और 1898 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार के हाथ में ये ब्रिटिश जो जिसको क्या ब्रिटिश क्राउन रूल कहते हैं, उनके हाथ में चली गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये थे लॉर्ड कर्जन, उसने बंगाल का विभाजन किया था। जबकि 1911 में ब्रिटिश सरकार में के जो थे जॉर्ज पंचम, वो आए थे भारत और उनका दरबार लगा हुआ था। उस दरबार में इस बात की चर्चा हुई थी, तो वहाँ पर इसको रद्द किया गया था और कुछ और भी नियम पारित किए गए थे। फिर मैंने आपको 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम बताया था कि कोई भी भारतीय अगर कहीं सभा लगाता है तो वो देशद्रोही माना जाएगा, और उस सभाओं पर भी रोक लगाने के लिए जो है फिर इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया गया था 1910 ईस्वी में, जो कि अगर कोई भी उत्तेजित लेख छापता है, यानी कि एक दूसरे के मन में ये आग सुलगाता है कि हाँ हम लोग बगावत करेंगे, विद्रोह करेंगे, तो उसको दंडित किया जाएगा। इस तरह से आपने राजनीतिक कारण में पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे आर्थिक कारण, ठीक है। इसके पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण पढ़ते हैं, इसको जो है शोषण में बदल दीजिए। यानी कि आर्थिक कारण को आर्थिक शोषण पढ़िए,
सामाजिक कारण को सामाजिक शोषण और धार्मिक कारण को धार्मिक शोषण, राजनीतिक कारण को राजनीतिक शोषण। इस 4 बिंदु में अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीयता के का प्रमुख जो कारण था, मुख्य कारण यानी सर्वप्रथम जो कारण बना था वो कौन सा था, तो उसमें आप आंसर दीजिएगा। पहला और प्रमुख कारण था आर्थिक शोषण या आर्थिक कारण। ठीक है, और ये शोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है इसको समझिएगा। तो जब सत्ताधारियों के द्वारा जनता पर शोषण किया जाता है, जो सत्ता में बैठे हैं, जिस प्रकार अभी आप टीचर का वैकेंसी भरे हैं, सत्ता में आपकी जो सरकार हैं वो हर एक दिन छोड़कर 24 घंटा के अंदर 2-3 नियमों में बदलाव करते हैं। अब देखिए डोमिसाइल लागू हुआ था, अब क्या हुआ सब कुछ आपके सामने में है, आप लोग सब जान रहे हैं। तो ये है जो सत्ता पर बैठा रहता है और जो जनता पर अपना आदेश थोपता है, तो उसी को शोषण करना कहते हैं। तो जो महत्वपूर्ण शोषण था आर्थिक शोषण था। तो ये नोट्स मैं आपको, ये जो मेरे पास नोट्स है, मेरे पास मैं आपको बता दूं, मैं ऑफलाइन नोट्स का ही काम करती हूँ, तो मेरे पास एक ही टॉपिक के कई तरह के नोट्स हैं। तो ये जो वाला जो नोट्स है जो मैं बता रही हूँ, शोषण से मैं शुरू करूँगी, एक बार बुक से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो एक बिल्कुल पर्सनल नोट्स है, हालांकि वो हाई लेवल का नोट्स है, बीपीएससी लेवल का ही वो नोट्स है, तो उससे मैं एक बार ज़रूर आपको पढ़ाऊँगी, ज़रूर पढ़ाऊँगी, चाहे एक दिन में 2 घंटे का वीडियो क्यों ना हो। अभी फ़िलहाल आप बुक से पढ़ लीजिए। तो अब हम चलते हैं आर्थिक कारण की तरफ। कल हमने राजनीतिक कारण देख लिया था। राजनीतिक कारण का अंत जो हुआ था लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और रूस के विचार से जो भारतीय प्रभावित हुए थे। जब आप दिशा भटक जाएंगे, असहाय महसूस करेंगे, तो आपको लगेगा कि कोई मेरा मदद करने के लिए आए, तो उस समय जो थे लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू और रूस के विचार से भारतीय प्रभावित हुए थे। और उसी समय जो है फ्रांस में राज्य क्रांति या अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम की जानकारी इन लोगों को जो मिलती जा रही थी, यूरोपीय पुनर्जागरण की बातें, तो इन सब से भी इनके मन में बगावत आते जा रही थी। अब हम लोग चलते हैं आर्थिक कारण की तरफ। इससे पहले यहाँ पर आप लोग मेरा नोट्स देख लीजिए। बंगाल विभाजन से भारतीयों को काफ़ी रोष हुआ और 1911 में ब्रिटिश सरकार को इसे रद्द करना पड़ा। जो मैंने अभी आपको मौखिक बताया, आप इस नोट से पढ़िएगा तो आपको बुक न खरीदने की आवश्यकता है न छूने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे ब्रिटिश सरकार क्या है और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1907 ईस्वी में देशद्रोही सभा अधिनियम पारित किया गया। ये आपसे पूछा जाएगा। अब आपसे यहाँ सवाल उठता है देशद्रोही सभा अधिनियम क्या है, तो सभाओं पर रोक लगाना, यानी किसी भी प्रकार की आप सभा नहीं कर सकते हैं। आप किसी से मिलिएगा, ग्रुपिंग करिएगा, तभी तो कोई बात बिगड़ती है। तो यही सभाओं पर रोक लगाने के लिए देशद्रोही सभा अधिनियम पारित किया गया था 1907 ईस्वी में। यहाँ से जब आप आगे बढ़िएगा तो ये देखेंगे 1910 ईस्वी में इंडियन प्रेस एक्ट पारित किया गया था। और ये क्या था, ये इंडियन प्रेस एक्ट क्या था, तो ये उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए ये एक्ट पारित किया गया था। इससे जब आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ क्या है, आपका एक सवाल यहाँ से आपका निकलेगा कि किसके नेतृत्व में भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये देखिए इसी तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ, या फिर मान लीजिए बारदोली में आंदोलन हुआ, या कोई आपको मान लीजिए खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे। तो नेतृत्व वाला क्वेश्चन आपको याद रखना होगा। तो ये महत्वपूर्ण है। रेलवे, टेलीग्राफ लाइन, इन सबको जो व्यवस्थित परिवहन था ये डलहौजी के नेतृत्व में हुआ था। डलहौजी, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ से जब आप आगे बढ़िएगा तो अगला है आपका कि सभी भारतीय लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो के विचार से प्रभावित हुए थे। ये आपको बस याद रखना है। और उसके बाद है आपका भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो देखिए अंग्रेजी शिक्षा नीति, ये शब्द सुन के लगता है कि अंग्रेज़ों के पक्ष की बातें हैं, लेकिन ये चीज़ जो है जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, ये महत्वपूर्ण भूमिका इसने अदा की थी। तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि मैम प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए कौन सा गाइड सही रहेगा। तो ये आपके चक्षु प्रकाशन का गाइड है, जिसको कि आप खरीद सकते हैं। और इसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए गए हैं जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, चाहे वो आपका जनरल साइंस है, जनरल स्टडी है, प्रारंभिक गणित है, रीजनिंग है, भारतीय संविधान है, या जो भी स्पेशल टॉपिक है सारे इसमें कवर है। प्लस आपको लैंग्वेज के भी इसमें गाइड मिल जाएंगे।
ये आप कैसे लेंगे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी। उस लिंक के थ्रू आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। ये प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के लिए ये गाइड बहुत ही अच्छा है और आप अपने तैयारी को बिल्कुल सुगम और मजबूत बना सकते हैं इसको पढ़ के। तो ये चक्षु प्रकाशन का आप खरीद सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ आगे। अब हम लोग आ जाते हैं आर्थिक शोषण पर। आर्थिक शोषण क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे सबसे पहले शोषण समझिए। आर्थिक कारण है लेकिन मैं शोषण बोल रही हूँ, तो क्यों बोल रही हूँ ध्यान दीजिएगा। भारत में जो राष्ट्रीयता का कारण था, 4 कारण थे: आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण। आपको इसको शोषण में बदल के माइंड में रख लेना है। आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण, धार्मिक शोषण, राजनीतिक शोषण। शोषण क्या होता है? जब सत्ताधारियों के द्वारा जनता का या हमारा शोषण किया जाता है, उसे दबाया जाता है, उसकी इच्छा का हनन किया जाता है, तो उसको शोषण कहते हैं। ठीक है, जिस तरह अभी आपके सरकार सत्ता में बैठे हैं और आप लोग जो बीपीएससी का शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ क्या हो रहा है? पहले डोमिसाइल लागू, फिर उसको हटाया गया, फिर आवासीय, मतलब जो मन में आ रहा है वो किया जा रहा है। जितनी तेज़ी से मौसम नहीं बदल रहा है, उतनी तेज़ी से सरकार का निर्णय बदल रहा है बीपीएससी शिक्षक को लेकर। अब तो मैंने इसके बारे में आप लोगों को खबर देना भी छोड़ दिया। मैंने जिस तरह से आपको कहा था कि एक बार इस बुक के नोट से पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे अपने नोट से, तो फिर भी मैं इसमें कुछ शब्द आपको जोड़ देती हूँ। अगर आपसे पूछा जाए आपसे कि भारत में राष्ट्रीयता का मुख्य कारण क्या है, तो वो है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण राष्ट्रीयता का सर्वप्रथम और मुख्य कारण था, क्योंकि इसमें जो लगान थी, ये लगान जो आप ये सामने में आपको दिख रहा है कि अंग्रेज़ों की कृषि नीति मुख्य रूप से अधिकतम भू राजस्व लगान एकत्रित करने का उद्देश्य से प्रेरित था। ये कृषि नीति जो अंग्रेज़ों ने लागू की थी, वो क्या था? जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, वो जो भारत के जो जमींदार थे, जमींदारों से ये बहुत अधिक कर वसूलते थे। यानी कि जमींदार को एक निश्चित भू राजस्व के रूप में सरकार को देना पड़ता था। बिल्कुल इतना सरकार को देना है, तो जमींदार क्या करता था, इससे कहीं अधिक किसान से वसूल करने लगा था। जितना कि उसको सरकार को देना पड़ता था, उससे कहीं ज़्यादा वो किसान से लेने लगा। और जब भी किसान या जमींदार जमींदार या महाजन के द्वारा शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे, तो सरकार जो है उसके नकदी फसल जो होते थे, नील, कपास, गन्ना, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। नकदी फसल में आपका नील, कपास, गन्ना आता है। ये सब चीज़, इसका मतलब होता है कि ये सब चीज़ कच्चे भी बिक जाते हैं। ठीक है, गन्ना खेत में हुआ, आप उसको रस के रूप में बेचिए, सीधा गन्ना बेचिए, गुड़ बनाकर बेचिए, तो ये सब जो है ये नकदी फसल था। इसकी उगाही मनमानी कीमत पर कर लेते थे। और इस फसलों का प्रयोग जो है अंग्रेज अपने उद्योग में कच्चे माल के रूप में करते थे। और सबसे ज़्यादा अगर पीड़ित थे किसान, तो कपास और नील उपजाने वाले किसान इस नीति से अधिक पीड़ित थे। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो शोषण हुआ जाता था, स्थायी बंदोबस्त, यहाँ मैंने आपको लिखा है स्थायी बंदोबस्त के द्वारा, और बीच में मैंने क्या लिखा है, बीच में मैंने लिखा है जमींदारों को कर किसको देना पड़ता था, सरकार को। देखिए यहाँ मैंने लिखा है, तो जमींदार सरकार को जो कर देता था, तो इसके लिए जमींदार को लगता था कि एक निश्चित भू राजस्व के रूप में देना पड़ता था। तो ये जो जमींदार था, ये सीधा किसानों के ऊपर आ जाता था कर वसूल करने। कर को आपको कहीं कहीं लगान का इंग्लिश रेंट होता है, फिर आपको अस्थायी बंदोबस्त के रूप में भी सामने में ऑप्शन में आ सकता है, या फिर मालगुजारी के रूप में। इंग्लिश में अगर आप याद रखेंगे तो या तो आप रेंट याद रखें या परमानेंट सेटलमेंट याद रखें। इसमें क्या होता था, दो तरह से समझिएगा। एक तो जमींदार अपने मन से किसानों से वसूल करता था कि अंग्रेज सरकार ने कहा है, दूसरा अंग्रेज़ों ने भी काम दिया था कि तुम जो है मुझे अगर 11 रुपया किसान से लेते हो तो 1 रुपया जो है तुम रखोगे, 10 रुपया मुझे दोगे। अंग्रेज ने ऐसा जमींदार को कहा था। दो तरीके से अंग्रेज ने अपनी कई नीतियाँ चलाई थी। तो इससे क्या होता था कि एक तो ये हो गया कि अंग्रेज की जानकारी में ज़मींदार लेता था किसानों से पैसा। 11 रुपया लिया तो 1 रुपया लग रखा, 10 रुपया देता था, तो ज़मींदार को लगता था मैं 1 रुपया रख के 10 रुपया क्यों दूँ, बेहतर है कि मैं 121 रुपया ऐसे वसूल करूँ और 11 रुपया मैं अपने पास रखूँ। इस हिसाब से वो किसान से अधिक कर वसूल करने लगा था। और दूसरा ये था कि ज़मींदार का खेत जो होता है वो किसान करता है, तो किसान ज़मींदार को जब एक हिस्सा देना पड़ता था, एक बड़ा अमाउंट अंग्रेज को, तो ज़मींदार किसान से कर वसूलता था।
तो इसमें सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन था? सबसे ज़्यादा पीड़ित था किसान। और उसमें भी क्योंकि ये आर्थिक शोषण में आता है, उसमें भी अगर आपसे पूछा जाए तो कौन फसल उपजाने वाले, तो कपास और नील उपजाने वाले किसान। अब इसमें ये जो नीति थी बिहार बंगाल में खासकर बहुत ज़्यादा थी। और इसमें एक और 1773 ईस्वी में, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है, मैं एक ये ख़त्म होने के बाद एक नोट से पढ़ाने का प्रयास करूँगी जो बीपीएससी लेवल का है। उसमें आपके बुक से भी हटकर कई ईस्वी दिए गए हैं। अभी तो फिलहाल मैं आपके बुक के ईस्वी से पढ़ा रही हूँ। तो इसमें जब आप मेरे नोट्स में, उस नोट्स में जाइएगा तो उसमें क्या था कि 1793 ईस्वी में ये लागू किया गया था, क्या? स्थायी बंदोबस्त। और ये 1790 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए लाया गया था ये बंदोबस्त, ठीक है। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको स्थायी कर दिया 1793 ईस्वी में ही, और लागू भी कर दिया। और उसमें एक और नियम क्या जोड़ दिया? सूर्यास्त का नियम। ये क्या होता है इसको समझिएगा। मान लीजिए आपने कोई चीज़ ईएमआई में लिया, तो आपको डर रहता है भाई अगर एक भी दिन डेट से आगे बढ़ जाएगा समय तो कुछ भी कोई इंटरेस्ट लग सकता है, कोई भी, यही तो कर हुआ, कोई भी चार्ज लग सकता है, टैक्स लग सकता है। तो आप अपने अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस रखते हैं, चलो ठीक है 1 तारीख को मेरा ईएमआई कटेगा तो मेरे अकाउंट में बैलेंस है। किसान भी वही करता था कि भाई ये तो कभी आ जाएगा कर लेने के लिए महीने के इस दिन में, तो चलो हम पैसा तैयार रखते हैं। जब जाए ज़मींदार तो उसको कर मिल जाए, तो ज़मींदार किसी तरह से उस पर लगा नहीं सकता था पाबंदी, अधिक से अधिक कुछ ले नहीं सकता था। तो क्या कर दिया इसने, ज़मींदार ने एक और नियम लगा दिया इसमें, सूर्यास्त का नियम। इसमें क्या था कि अगर सूर्यास्त के पहले तुमने लगान नहीं चुकाया तो सारा ज़मीन तुम्हारा जो है मेरा हो जाएगा। तो हर तरह से किसान दबे हुए थे, और सबसे ज़्यादा यही कारण था कि आर्थिक शोषण किसान का इसमें हुआ था। इसमें रैयतबारी भी आप पढ़िएगा, महावाड़ी प्रक्रिया भी पढ़िएगा, इस आर्थिक शोषण के अंतर्गत इसमें आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर जब आप आते हैं आपके बुक में या आपके नोट्स में, अब आप आगे बढ़ते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पे मैंने जितना आपको बोल कर बताया कि एक निश्चित भूभाग राजस्व कर के रूप में ज़मींदार को किसको देना पड़ता था, अंग्रेज़ सरकार को। और अंग्रेज की कृषि नीति से कौन पीड़ित थे, जितना मैंने आपको बताया सारा मेरे नोट्स में है। कपास और नील उपजाने वाले किसान अधिक पीड़ित थे। फिर आप आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आप देखिएगा ब्रिटिश सरकार द्वारा 1882 ईस्वी में सूती वस्त्रों से आयात कर हटा दिया गया था, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आयात कर, आयात और निर्यात। आयात क्या हुआ, जो आप लाते हैं। निर्यात क्या हुआ, जब आपके देश से, शहर से, गांव से कहीं बाहर जाता है। तो जो आयात कर होता था, जो आता था वस्तु, उससे हटा दिया गया कर। कब? 1882 ईस्वी में। तो ये महत्वपूर्ण लाइन है किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। क्योंकि ये ब्रिटिश सरकार एक अलग है और ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है। अभी तक जो चल रहा है, ये जो आप पढ़ रहे हैं 1882 ईस्वी, तो ये ब्रिटिश सरकार के हाथों में ही सत्ता आ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता 1857 ईस्वी में ही, ये 1857 के विद्रोह के बाद ही या विद्रोह के साथ ही ख़त्म हो चुकी थी। ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता आ चुकी थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैं नोट्स के थ्रू भी थोड़ा शॉर्ट में लेकर चलूँगी, डिटेल में नहीं जाऊँगी, क्योंकि निर्यात आया, जो कपड़े के निर्यात पर कई प्रकार के पाबंद लगा दिए गए थे। कितने? अंग्रेज़ों ने भारत में बने कपड़े के निर्यात पर पाबंद लगा दिया था कि अगर भारत में कपड़ा बनता है तो ये बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि नील जो उपजा रहा है कपड़े में उस समय लगता था, या सूती वस्त्र बहुत कम पैसा दे करके रुई से, चरखा से धागा तैयार करवाया जाता था। बहुत तरह का शोषण होता था। और जब इंग्लैंड की मशीन में कपड़ा बनता था, वो भारत में बिक्री पर किसी भी तरह से जो है, किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं था कि वो भारत में बिकेगा इंग्लैंड का बना। तभी ना ये जो बहिष्कार हुआ था, जो आगे चल के आप पढ़िएगा, जो गांधी जी ने बहिष्कार किया था हर चीज़ का, विदेशी चीज़ों का, यही सब है। तो कपड़े का देखिए, तो सूती कपड़े से जो आयात कर होता था, यानी कि अगर वो आ भी रहा है तो उसमें भी टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको हटा दिया गया था। और भारत में जो है मशीन से बना सामान इंग्लैंड से आता था, और यहाँ पर कारखाना जो है लगा जो कारखाने की बात होती थी कि भारतीय लोग कहते थे कि यहाँ पर भी कारखाना लगाइए, हम लोग मिल में काम करेंगे, हम लोग भी यहाँ पर तैयारी करेंगे और कुछ नया जानेंगे, कुछ औद्योगिकरण होगा। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी वो भारत में औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थे। उसको लगता था अगर भारत में हम कारखाना खोल देते हैं तो भारतवासी जो है उसको तो दिमाग आ जाएगा, वो तो समझ जाएगा कैसे कारखानों में काम करता है, और वो जो है उसको काम भी मिलेगा प्लस उसको अपना दिमाग हो जाएगा, तो वो अपनी स्थापना भी, अपना भी फैक्ट्री का निर्माण कर सकता है। इस तरह की सारी बातें थी। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको मैं समझाते हुए चलती हूँ ताकि आप समझते चलिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा
सूती वस्त्रों से आयात कर कब हटाया गया था? तो 1882 ईस्वी में। फिर अगला देखेंगे, भारत में मशीन से बना सामान कहाँ से आता था? इंग्लैंड से आता था। जब से कंपनी का शासन आरंभ हुआ था तब से लेकर 1857 ईस्वी के विद्रोह तक कितने विद्रोह हुए थे? कई विद्रोह हुए थे। तब जाके 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बड़ा रूप जब लिया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। उसके बाद आपका है कि 1857 के बाद हुए विद्रोह में कौन सा विद्रोह प्रमुख था? तो अभी मैंने आपको बताया कि नील और कपास उपजाने वाले जो किसान थे वो अधिक पीड़ित थे। तो यहाँ पर नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह महत्वपूर्ण है। और 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय सोचने लगे थे कि सफलता एवं स्वतंत्रता के लिए कब सोचने लगे थे? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1857 यहाँ पर जो है आपका कि 1857 में के बाद विद्रोह की बारंबारता, यानी कई विद्रोह हुए। जब 1857 के विद्रोह को आप पढ़िएगा तो कई विद्रोह हुए, लेकिन उसमें प्रमुख अगर उतने विद्रोह में आप समझ सकते हैं 1857 के बाद 1947 में आपका देश आज़ाद हुआ है, उस बीच में कितने विद्रोह हुए जिसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन अगर प्रमुख पूछा जाए तो आपको नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह याद रखना है। बहुत ही मेहनत करके मैंने ये नोट्स बनाया है जो कि आपके एग्जाम से हट नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रही हूँ, ये बिहार बोर्ड का है, इसको ध्यान से पढ़िए। एक्स्ट्रा के लिए मैं अलग नोट से आप लोगों को पढ़ाऊँगी, ठीक है। उसमें उतना समझाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ पढ़ाते जाऊँगी पॉइंट वाइज, क्योंकि इसमें मैं समझा रही हूँ। इसमें क्या था आपका कि भारतीय इस निष्कर्ष पर पहुँच गए कि जब तक कि लक्ष्य की स्पष्टता नहीं हो, स्पष्ट लक्ष्य, मजबूत संस्था और परिपक्व नेतृत्व, यानी कि लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन, अगर हमें आंदोलन कब करना है, पक्का पहले सुनियोजित उसको करें, फिर आंदोलन समय पर करें। तो लड़ाई के तरीके में शुद्धता होनी चाहिए, कोई भी ईमानदारी से लड़ने के लिए आगे निकलें। जो नेतृत्व करेगा इस आंदोलन का वो बिल्कुल मैच्योर्ड होना चाहिए, परिपक्व होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है आपका। और परिपक्व नेतृत्व, लड़ाई के तरीके में शुद्धता और सुनियोजित आंदोलन, ये तो मैंने ये पूरा जो है ये याद आपको नहीं करना है, और इससे प्रश्न भी नहीं पूछे जाएंगे, ये याद रखिएगा। ये इससे प्रश्न नहीं बनेंगे, पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको समझने के लिए इतना दूर तक आना पड़ेगा। तो ये थे आपके आर्थिक कारण। और आज इसको यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि अब आपको ये ध्यान में रखना है। एक बार मैं फिर से आपको पूरा गिनती करवाऊंगी यहाँ से यहाँ तक में आपने कितने ईस्वी को पढ़े हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है 1858 पढ़ा है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा, 1878 तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर एक्ट पारित किया, फिर 1879 आर्म्स एक्ट, 1883 लिविट बिल, 1899 लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया, 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम, 1905 में बंगाल का विभाजन, 1911 में ब्रिटिश सरकार ने इसको रद्द किया था, 1907 में देशद्रोही सेवा अधिनियम, 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट। और फिर आपका जब आप आर्थिक कारण में आते हैं तो इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं था। महत्वपूर्ण यही था कि सूती वस्त्रों पर से जो आयात हटाया गया था 1882 ईस्वी में। और 1857 के बाद कितने विद्रोह हुए थे? तो कई विद्रोह हुए थे। प्रमुख विद्रोह कौन सा था? नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह। यह आप यहाँ तक आपका राजनीतिक और आर्थिक कारण किताब के दृष्टिकोण से कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझें, ज़्यादा समय भी आपका बर्बाद नहीं हुआ। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले क्लास में। बने रहिएगा इस चैनल पर। जो भी नया सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा।